हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्ण कुमार डिसीजन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग जैसा कि जानते हैं फिजिक्स जो हमारी क्लास 10th की चलती है उसका हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम क्लियर कर चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ हम न्यूमेरिकल को भी कर चुके हैं। और हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए हैं। आज चलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट, और कल इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो बेहतरीन टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम कल करेंगे। आज के भी क्वेश्चन कभी कभी आज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आज हम कुछ कवर कर लेते हैं। जो कुछ बचता है हम कल कवर करके कल इस चैप्टर को समाप्त करके इसका न्यूमेरिकल, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, 2 4 7 8 होंगे, वही हम सॉल्व करके अगले चैप्टर ह्यूमन आई की तरफ हम चलेंगे। तो हम आज के इस खूबसूरत सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। तो हम जहां तक पढ़ चुके हैं उसके हम आगे से पढ़ेंगे। तो हम यहां तक पढ़ चुके थे कि अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक, यहां तक हम पढ़ चुके थे। ये अपवर्तनांक हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। अपवर्तनांक तक हम लोग पढ़ चुके थे। अपवर्तनांक का मतलब अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसे हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो अपवर्तनांक को हम इंडेक्स कहते हैं। तो अपवर्तनांक के डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो बताए थे हम, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ये बताए थे। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनल हटाए थे तो हमने एक म्यू या फिर यन रख दिए थे जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। तो यहां पर आ गया था साइन आर, तो ये हमारा क्या था? इंडेक्स था। तो इंडेक्स अगर हमको निकालना है तो म्यू या फिर एन बराबर हम क्या कर देंगे? ए इसके मल्टीपल में है, जब इसको सिर्फ निकालना है तो ए इधर तरफ जाएगा तो इसके अपान में आ जाएगा, यानी हमारा डिवीजन में इसके आ जाएगा। तो साइन आई अपान साइन आर, ये था हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आज हम पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एब्सोल्यूट इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एब्सोल्यूट इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक में होता क्या है? अपवर्तनांक में तो हम पढ़ लिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और जो हमारा एब्सोल्यूट इंडेक्स जो है, एब्सोल्यूट इंडेक्स जो है उसमें क्या होता है कि जो पहला माध्यम होता है ना उसे हम निर्वात ले लेते हैं। पहला माध्यम जो होता है निर्वात, निर्वात मतलब जहां कोई वायु ना, कोई वायुमंडल ना हो, वायु ना हो, निर्वात ले लेते हैं। तो उस निर्वात और दूसरा माध्यम वही रहता है। निर्वात ले लेते हैं तो उस दशा में हम उसको क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट इंडेक्स बोल देते हैं। उस दशा में उसको क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट इंडेक्स बोल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट इंडेक्स और सिर्फ इंडेक्स दोनों अगर कंपेयर अगर हम कहें तो दोनों एक भी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं दोनों को एक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या इसे भी एन से डिनोट करते हैं, तो इसे हम ए भी कह सकते हैं, इसे भी हम ये कह सकते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक में यह होता है कि पहला माध्यम वायु ले लेते हैं, दूसरा माध्यम कोई कुछ भी ले लेते हैं, दूसरा माध्यम हम कांच ले लेते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वहां भी यही रहेगा, साइन आई अपान साइन आर। लेकिन वहां पर ये जो यन रहेगा, पहला माध्यम हमारा क्या है? पहला माध्यम हमारा एयर है, और दूसरा माध्यम हमारा क्या है? ग्लास है। एयर जो होता है हमारा क्या होता है? रेयर होता है, रेयर मीडियम होता है हमारा। और ये क्या होता है? हमारा डेंसर मीडियम होता है, मतलब सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम। तो इसमें हम क्या कह देते हैं? यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पर जी। ए मतलब हो गया एयर, जी मतलब हो गया ग्लास, ग्लास मतलब होता है कांच।
तो दूसरा माध्यम हम इस सापेक्ष अपवर्तनांक क्या लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, और पहला माध्यम हम क्या ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं। तो ये हमारा रेरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, अर्थात ये जो विरल से सघन माध्यम में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम सापेक्ष जो अपवर्तनांक हो वही हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम ऐसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है आप ये कर दीजिए चलता है, अगर सिर्फ अपवर्तनांक है आप ये कर दीजिए इतना बराबर इतना चलता है। लेकिन जब आप सापेक्ष अपवर्तनांक में आएंगे तो वायु के सापेक्ष ग्लास, तो वायु का एयर, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो जब हम सापेक्ष अपवर्तनांक में आते हैं तो हम ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ ये जो इंडेक्स में रहते हैं या फिर एब्सोल्यूट इंडेक्स में रहते हैं तो हम इसको ये कह सकते हैं म्यू अपान एन, या फिर एन सिर्फ कह सकते हैं एब्सोल्यूट इंडेक्स में, और इंडेक्स में भी यही कह सकते हैं। लेकिन जब हम सापेक्ष अपवर्तनांक में आते हैं तो इसमें पहले से ही लिख दिया है हमारा क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या लिखा है, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये इसका नाम ही है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो किसी के सापेक्ष हम करते हैं तो ये पहला माध्यम रेरर, यानी रेरर मतलब विरल माध्यम, और दूसरा माध्यम हमारा डेंसर माध्यम होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो हम इसमें कह देते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम हमारा क्या है, एयर है, एयर मतलब वायु, दूसरा माध्यम हमारा ग्लास है, ग्लास मतलब कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको कैसे पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हो गई हमारी वायु के सापेक्ष कांच का ये अपवर्तनांक, यह मतलब अपवर्तनांक, इसे हम म्यू भी कह सकते हैं। ओके, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ लिख सकते हैं, यन लिखना हो यन लिखिए, या फिर म्यू लिखना में तो अधिकतर हम ये यन जी लिखते हैं। तो ये जो होता है अगर जिसके सापेक्ष पूछे तो उसे हम पहले रखते हैं, और जिसका पूछे उसे हम यन के बाद रखते हैं। जिसके सापेक्ष पूछे उसको हम पहले, और जिससे पूछे उसको बाद में रखते हैं। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो वायु को हम पहले रख दिए, ग्लास को बाद में, किसके, क्योंकि वायु के सापेक्ष पूछा था। अब हम चलते हैं, अपवर्तनांक हो गया। अब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की डिफिनीशन लिखते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें ये पढ़ता है, यहां हम डाल देते हैं एब्सोल्यूट इंडेक्स, एब्सोल्यूट इंडेक्स, एब्सोल्यूट इंडेक्स। यहां में लिख देते हैं एब्सोल्यूट इंडेक्स। मतलब क्या होता है इसका, अगर हम हिंदी में देखें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर देखें तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि किसी माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें पहला माध्यम निर्वात हो तो उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसी पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर कोष्टक में लिखना लिख लीजिए, जिसमें पहला माध्यम निर्वात हो, क्या हो,
निर्वात हो, निर्वात हो, अपवर्तनांक निर्वात हो को एब्सोल्यूट इंडेक्स कहते हैं। एब्सोल्यूट इंडेक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल एनसीईआरटी है, टोटल एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस है। आपका सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी से आपके अब क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। पहले था एनसीईआरटी नहीं था, अब तो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई जो भी हो, सब एनसीईआरटी फॉलो करता है, सब एनसीईआरटी फॉलो करता है। तो अब एनसीईआरटी का हम तो जो टीचर है पढ़ाने वो भी क्या करेंगे? एनसीईआरटी ही कराएंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो लिखना है वही आपको कराया जाएगा, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो पूरा का पूरा क्या है? एनसीईआरटी है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? एब्सोल्यूट इंडेक्स। इसे भी एन से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हो गया हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए, यहां से नोट करिएगा, ये हेडिंग डालिएगा, यहां से इसको नोट किए। तो हम बताने के लिए बताए थे कि यहां तक हम बता चुके हैं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखें तो ये हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मैंने अभी पहले कुछ देर पहले बताया कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अगर लिखना चाहे तो हम डायरेक्ट वायु से लिख देते हैं, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच, नहीं ये ना लिखे, लिख दीजिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर इसके तौर पर ले लिया जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष मतलब अगर हम पहला माध्यम एएल ले लें,
ये हमारा क्या है, अभिलंब है। पहला एयर ले ले, दूसरा हम ग्लास ले लेते हैं। ये हमारा हो गया रेरर, रेरर मीडियम है। ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर। डेंसर मतलब सघन मध्यम। तो इसमें क्या होता है, जिसके सापेक्ष हो उसे ऊपर रखिए। तो ए यहाँ एन रखिए, यहाँ जी, इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। साइन आई अपान साइन आर क्या हो गया, साइन आई अपान साइन आर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इस अपवर्तनांक, इस अपवर्तनांक इंडेक्स और प्रकाश की चाल में संबंध। क्या पढ़ते हैं, इस अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में हम क्या पढ़ते हैं, संबंध था, रिलेशन बिटवीन इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए यहां इतना तक नोट करिए। यहां पर डालिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इंडेक्स, इंडेक्स एंड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, रिलेशन बिटवीन इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रेयर कंडीशन में आएगा, आप में 1 मार्क्स देकर जाएगा, आएगा तो 1 मार्क्स देकर जाएगा। तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है, यहाँ पर ए लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, जी सीधा सीधा लिख दीजिए। वायु में, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, फिर कांच में प्रकाश की चाल, इसमें कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया। तो ये हमारा यही रिलेशन है, ए यही रिलेशन है, ए एन जी, यही हमारा क्या है, रिलेशन है। वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ओके, तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक पहुंचने से पहले हम कुछ देर ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो यहां तक हमने कर लिया, यहां तक हमने कर लिया। एक अगर हम यह देखें कि अपवर्तन से हमको क्या क्या, अपवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ कैसे पहचाने कि ये अपवर्तन ही है, कैसे पहचानेंगे कि ये अपवर्तन है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बाल्टी में आप पानी भर दीजिए, किसी बाल्टी में
आप पानी भर दीजिए, तो कोई लोहे का छड़ डालिए, बड़ी सी हो, रॉड सी हो, छड़ डालिए, देखेंगे आप उसको देखेंगे तो टेढ़ा दिखाई देगा। आप भले सीधा डाले हो, उस बाल्टी के पानी में, बाल्टी में आप पानी भर दिए, पानी भरने के बाद जब हम उसको रॉड, कोई रॉड डालते हैं पतली सी लंबी सी, तो हम देखते हैं कि हम सीधी डाले हैं, हमको भी पता है हमने सीधा ही डाला है, लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उसके कारण, उसी के कारण हमें वो तिरछा दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? तिरछा दिखाई देगी। मान चलिए आपको रॉड नहीं मिलता है, चलिए कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को रॉड नहीं मिलता है, बाल्टी भर पानी भी नहीं मिलता है, तो आप एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए, ग्लास तो मिल जाएगा, उसमें एक ग्लास में पानी डालिए आप, पानी डालने के बाद एक सिक्का डालिए, अब आपको सिक्का, सिक्का तो मिल ही जाएगा, एक सिक्का डालिए, सिक्का डालिए, देखेंगे तो आपको थोड़ा भले नीचे पूरा पड़ा रहे, नीचे तली में पूरा बैठा रहेगा वो सिक्का, जब भाई सिक्का जैसे डालोगे तो आएगा, उसका भार ज्यादा रहेगा तो तली में बैठेगा ना। ये हम गिलास बना दिए, ये हो गया, ये हो गया, इसमें पानी भरा है, तो ये जब हम ये सिक्का डालेंगे यहाँ आएगा, तो यहाँ ये तली में बैठा रहेगा, इस तली में क्या रहेगा, ये बैठ जाएगा। लेकिन जब हम वॉच करेंगे उसको, तो उस गिलास के से पानी में, तो हम पूरे गिलास में से ऐसे देख नहीं पाएंगे, तो जब हम उसको देखेंगे तो सिक्का जो होगा ऐसे यहाँ पर बैठा है, वास्तविक रूप से सिक्का यहाँ पर बैठा है, लेकिन जब हम सिक्के को ऊपर से देखेंगे, ग्लास के पानी के ऊपर से देखेंगे, तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये तिरछा दिखाई देगा, ये थोड़ा हमें उठा हुआ दिखाई देगा, ये जो होगा ये हमें थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारे अपवर्तन के क्या है, उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, तारों का जो चमकते हैं तारे, तारों का टिमटिमाना भी, ये भी अपवर्तन के क्या है, एग्जाम्पल है। ये तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ये जो तारों का टिमटिमाना है ना, ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग से बेहतरीन टॉपिक है, ये बेहतरीन है, खुद क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देख लीजिए, जहां पर फिजिक्स आती है, साइंस आता है, साइंस में फिजिक्स जहां पर आती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, ये आप देखेंगे अगर 10-15 शिफ्ट में पेपर होता है, तो 4-5 शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तारों का टिमटिमाना किस पर बेस्ड है, किसका उदाहरण है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, अजीब अजीब से बनाकर शब्दों का खेला खेल देता है, बस हो गया और कुछ नहीं। पूछा रहेगा वो यही, पूछा यही रहेगा, लेकिन इसको भी लिखेगा, इसके साथ कुछ शब्द का खेला खेलेगा, आंसर इसका यही होगा, खेला शब्द के साथ खेलेगा। ओके, कभी कभी तो पूछ लेता है, पानी में अगर कोई सिक्का डाले ग्लास भर के, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमें, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण, या फिर लोहे की रॉड किसी बाल्टी भरे पानी में डाल देते हैं तो वह सीधी ना होकर बल्कि तिरछी दिखाई देती, इसका कारण क्या है। तो ऐसे बनाकर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, और ऐसा नहीं है कि कभी कभी पूछता है, हर बार पूछता है, कभी कभी वाली बात नहीं है, हर बार। अगर एक साल में 8-10 एग्जाम हुए तो 4-5-6 एग्जाम में आकर टपकेगा, पता नहीं क्यों, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, इस पर ही बेस्ड है, जो एग्जाम्पल है इनके बेस्ड पर, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये जो है तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कारण है, सिक्के का तली में बैठना बल्कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का कारण है। किसी राड का बाल्टी भरे पानी में सीधा डालने पर राड की छड़ कैसी दिखाई देती है, हमें तिरछी दिखाई देती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। इसका भी कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है।
इसका भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो ये हमारा हो गया क्या? प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम कुछ आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां तक हम देख चुके। अगर एक और देखना हो देख लीजिए। और अपवर्तन के क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से नीचे या फिर कुछ थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। जितना उसकी स्थिति होती है उससे थोड़ा ऊपर होती, उसकी स्थिति वास्तविक वही होती है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देता है। कारण है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। या फिर किसी तालाब की गहराई वास्तविक रूप से कम दिखाई देना। कम दिखाई देना, कम दिखाई देना। आप देखे होंगे, तालाब के पास कभी गए होंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए तालाब है, यहाँ जल भरा है, यहाँ जल भरा है, कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है। जब वो देखता है, अगर पानी एकदम साफ रहता है, ज्यादा गहराई ना हो, थोड़ी सी गहराई हो, जहां तक देखा जा सके, पानी एकदम साफ रहता है। अगर आपका पानी यहां तक है, ये 8 सेंटीमीटर अगर डुबो सकता है आपको, आप ऊपर से देखेंगे जमीन दिख रही है, लेकिन ये आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे इतने पर ही है। यानी जो इसकी वास्तविक गहराई है पूरा, उससे कम दिखाई देता है। ये कारण किसके कारण होता है? ये प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ये जो गहराई जितनी होनी चाहिए उस गहराई से वास्तविकता से कम दिखाई देता है। कारण इसका क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ओके। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम कल अपना करेंगे लेंस, जो कि मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछा गया है। लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते, उसका फार्मूला क्या होता है, कितने प्रकार के लेंस होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करके कल इस चैप्टर को हम करेंगे फिनिश। आज हमें टॉपिक स्टार्ट ये पढ़ाने जा रहे, जो बचा है आज का टॉपिक हम इसको क्लियर कर देते हैं। कल हम इसी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट है, इस पार्ट का क्या है? लेंस है। लेंस को कल हम क्लियर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसको। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण में होता क्या है कि अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ाएं, कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम से जा रही है, ये हो गया माध्यम हमारा, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये हो गया सघन माध्यम मान लेते हैं, ये हो गया हमारा विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। तो ये जब प्रकाश ऐसे आया, यहां पड़ा तो वास्तविक रूप से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर बल्कि थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा मुड़ गया। ऐसे न जाकर ये क्या हो गया? थोड़ा सा मुड़ गया। तो ये जो हमारा कोण बना इनके बीच, ये जो कोण बना इसे हम अपवर्तन कोण कहे थे,
और ये जो कोण बना था इसे हम आपतन कोण कहे थे। तो इसमें करते क्या, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ाएं, अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ाएं कि ये कोण आर जो हो अपवर्तन कोण कितने के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर। ये कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो हम ऐसी दशा में हम इस बने कोण को क्या कह देंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। ऐसी दशा में बने कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसके द्वारा बना अपवर्तन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए। तो उस स्थिति में हम इसे क्या कह देंगे, क्रिटिकल एंगल अर्थात क्रांतिक कोण कह देंगे। ओके। अब चलिए इसकी डिफिनेशन क्या है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है, कोण है जिसके जिसके संगत, जिसके संगत अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, बराबर हो, 90 डिग्री की क्या हो, इक्वल होती है। जो क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, वह आपतन कोण होता है, वह आपतन कोण होता है, वह आपतन कोण होता है जिसके लिए उसके संगत बना अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो इस दशा में हम इसे क्या कह देंगे, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है अर्थात क्रांतिक कोण है। ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। इसे इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इसके बाद चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर देखना हो तो यहीं से देख लीजिए, ये हो गया हमारा विलंब, ये हो गया माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। क्या हो गया, सघन माध्यम, और ये हो गया हमारा विरल माध्यम। क्या हो गया, विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ये प्रकाश की किरण आई, यहां पड़ी, यहां से इसको ऐसे जाना चाहिए ना, तो ऐसे ना जाकर ये ऐसे चली गई, मुड़ गई, तो ये हो गया हमारा क्या, अपवर्तन कोण। ये हो गया हमारा क्या, आपतन कोण। ये अपवर्तन कोण और ये हो गया हमारा आपतन कोण।
तो अगर हम यहाँ देखें प्रकाश सघन से विरल में जा रही है, ये आपतन कोण बना, ये अपवर्तन कोण क्रिटिकल एंगल के लिए 90 डिग्री था। अब देखिए, अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब इस आपतन कोण का मान इतना बढ़ाएं, इतना इंक्रीज करें कि ये आपतन कोण इस अपवर्तन कोण का मान जो 90 डिग्री है इससे क्या हो जाए, प्लस हो जाए, इससे अधिक हो जाए। इस आपतन कोण का मान अपवर्तन यानी क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। ये क्रांतिक कोण ही तो है, अभी तो बताया कि 90 डिग्री हो जाए, इतना बढ़ाए कि 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। इस क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, इस आपतन कोण जो है इसका मान इस क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऐसी दशा हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब इस आपतन कोण आई का मान इस क्रिटिकल एंगल अर्थात सी से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, आई जो हो वो क्या हो जाए, सी प्लस हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसके डिफिनीशन को हम कल करते हैं। कल इसके डिफिनीशन को करने के बाद क्रांतिक कोण और इसमें जो संबंध होता है उस संबंध को हम क्लियर कर देते हैं। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है उस रिलेशन को क्लियर कर देते हैं। फिर चलते हैं लेंस की तरफ। कहां चलते हैं, लेंस की तरफ। फिर चलते हैं हम लेंस की तरफ। लेंस भी वैसे ही है जैसे था हमारा मिरर, उसमें भी जैसे प्रतिबिंब बन रहे थे इसमें भी बनेंगे प्रतिबिंब, इसमें भी वक्रता त्रिज्या होगी, इसमें भी फोकस होगा, इसमें भी ध्रुव होगा, सब कुछ यूं कहे तो डिट्टो कॉपी है, थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, वहां इसका थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। ओके, तो हम अपनी जर्नी को एंड करते हैं। अगली क्लास में हम यहाँ लेंस के बारे में बात करेंगे और कल हम अपने पूरे टॉपिक को क्लियर करके हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल क्लियर करके इसको समाप्त करने के बाद ह्यूमन आई 2-3 दिन का चैप्टर, उसको खत्म करने के बाद हम पहुंच चलेंगे सीधा कहाँ, करंट में। तब वहां पर आप क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या होगा, करंट वहां पर तब फ्लो होगा। मतलब इस सप्ताह के बाद हम नए इकाई यानी अर्थात नए यूनिट की तरफ बढ़ चलेंगे। लगभग हम उस यूनिट को कवर करने के बाद लगभग हम फिजिक्स लगभग क्लियर कर चुकेंगे। ओके, तो कल हम लेंस के बारे में बात करेंगे। आज की जर्नी को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने यार दोस्तों के साथ साझा करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल। थैंक यू।